नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है हिंदी का, वो हिंदी का सेशन होगा आज का प्रश्न और उत्तर। यानी हम आज प्रश्न कराएंगे जो चैप्टर हो चुके हैं उनके और उसके अलावा भी। चलिए हम आज रिवीजन कर लेते हैं जो प्रश्न बनने हैं, जो चैप्टर अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं उनसे हम कुछ प्रश्न और उत्तर करते हैं। और सेशन की चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपको सबसे पहले बताना है कि संधि कितनी प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? पहला प्रश्न है आपका, संधि प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आपको बताना है संधि प्रायः कितने प्रकार की होती हैं। संधि के बारे में बताना है आपको, संधि प्रायः कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि प्रायः होती हैं 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की होती हैं। संधि प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। पहला है आपका स्वर संधि। पहला कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि प्रायः कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। यानी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संधियां होती हैं। ये चीज अगर आपसे पूछ ले कि इन्हीं में से स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एक और कोई ऑप्शन दे दे, इसमें से आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सी संधि के प्रकार नहीं है, तो आपको याद रखना है स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 होते ही हैं। इसके अलावा कोई भी होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ये प्रश्न हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया आपका। इसके बाद आज हम कुछ 30-40 प्रश्न तो सॉल्व कर ही लेते हैं। कितने? 30-40 प्रश्न तो सॉल्व हो ही जाए आज। चलिए इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न बनता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न है आपका, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताना है आपको स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि के बारे में बात करें तो स्वर संधि आपके जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि कौन कौन से स्वर संधि हैं, तो आपको 5 प्रकार बताने ही बताने हैं कि स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन 5 प्रकार के वो कौन कौन से हैं? पहला आपका है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, जिसमें बड़ी मात्राएं होती हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। और चौथा हो जाएगा आपका यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और 5वां हो जाएगा आपका अयादि, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार के आपके स्वर संधि के। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के।
ये बात क्लियर हो गई। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृत्त, यड़, अयादि। ऑप्शन में अगर आपको दे दे इनमें से कोई भी 3 दे दे और एक चौथा दूसरा दे दे और आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृत्त, यड़, अयादि। चलिए एक प्रश्न ये हो गया। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी हैं प्रश्न वो कराए जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये विशेष करके ध्यान दीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि स्वर संधि का उदाहरण के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, चलिए दीर्घ के बारे में पूछ लेते हैं। कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? प्रश्न है आपका, कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? आपको ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे कहा जाए पहला चरणामृत, दूसरा आपको दे दिया जाए शिवायन, दूसरा आपको शिवायन दे दिया गया और तीसरा आपको दिया गया शरणार्थी, तीसरा हो गया आपका शरणार्थी। और चौथा जो है आपका, जो चौथा है आपको वो दे दिया जाए अध्ययन। कौन सा? अध्ययन। चौथा आपको दे दिया गया अध्ययन। अब आप इसमें ये बताइए कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ी मात्रा जो होती है वही से दीर्घ स्वर संधि अलग होती है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है, आप पहचानिए। देखिए जैसे चरणामृत, इसमें ये वाली मात्रा बड़ी लगी, शिवायन में बड़ी मात्राएं लगी और शरणार्थी में भी बड़ी मात्रा लगाई गई है, लेकिन अध्ययन में कहीं बड़ी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और ये तीनों सही हो जाएंगे। कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन हो जाएगा? अध्ययन। अध्ययन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के प्रश्न जल्दी से जल्दी आपसे किए जाएं, ठीक है। जल्दी से जल्दी ऐसे ही प्रश्न आपसे किए जाएं और आपको, जैसे आपसे कहा जाए, प्रश्न है आपसे, कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है? नहीं है। कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 ऑप्शन में से जैसे पहला है आपका अनुदित, अनुदित के बाद जैसे आपसे कहा जाए परीक्षार्थी, और चौथा जैसे आपसे कहा जाए सेवार्थ। कौन सा? सेवार्थ। चौथा ले लिए, वो दूसरा ऑप्शन जो ले लिए हैं वो सेवार्थ। उसके बाद जो है उपेंद्र। चलिए आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए गुण स्वर संधि का की जो पहचान मैंने आपको बताई थी कि उसमें जो है ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, ये कहां पे लगती हैं? गुण स्वर संधि में।
तो देख लीजिए इनमें से किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है उपेंद्र। उपेंद्र, उपेंद्र को अलग हम करेंगे तो ये हो जाएगा उपधन इंद्र। उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। उपेंद्र जो होता है ये विष्णु की पर्यायवाची है। किसकी? विष्णु की पर्यायवाची है। तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें? उपेंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपेंद्र हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट 30 से 40 क्वेश्चन आज हम कर ही देते हैं। और अगर भैया आप नए हैं ना तो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ऑल पे, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। चलिए इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश। जो अल्पाहारी होते हैं, अल्पाहारी शब्द के लिए, ये प्रश्न है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्यांश। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? आपको ऑप्शन दे दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया है जो कंदमूल खाता हो। जैसे कहा जाए जो कंदमूल खाता हो। दूसरा है आपका ऑप्शन जो कम खाता हो। जो कम खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो। तीसरा जो पकवान खाता हो, जो पकवान खाता हो। और आपका जो चौथा है जो फल खाता हो। जो फल खाता हो। चलिए आपको बताना है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। मतलब उसके लिए एक शब्द जो है वाक्यांश क्या होगा। जैसे कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो एक शब्द जो अल्पाहारी है वो किस, इसमें इन ऑप्शन में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आपको बताना है जो कंदमूल खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो फल खाता हो। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा दूसरा, जो कम खाता हो। कहते हैं ना अल्पाहारी यानी कम खाने वाला। ठीक है, क्या कहते हैं? अल्पाहारी। जो कम खाता हो उसको बोलते हैं अल्पाहारी। कम भोजन करने वाले को बोलते हैं अल्पाहारी। क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब ही होता है जो कम खाता हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ये दूसरा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे आगे चलते हैं। आगे चलते पीछे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? जैसे आपसे कहा जाए कि संधि हो गया आपका। संधि के बाद जैसे और भी आपसे प्रश्न बनेंगे। संधि के बाद समास चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है प्रश्न में समास कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताना है आपको। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको यह बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। समास में जब प्रकार पूछता है तो यहाँ पे दो तरह के कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के कंफ्यूजन होते हैं। एक ये है कि अगर कहा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। लेकिन ऑप्शन में 6 भी होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं।
कितने? 6 प्रकार के समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के भी होते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि समास 4 प्रकार के भी होते हैं और 6 प्रकार के होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि 4 प्रकार के कैसे होते हैं और 6 प्रकार के समास कैसे होते हैं। ये पेपर में हमेशा गलती हो जाती है। मान लो ऑप्शन में नहीं आया, आपको ऑप्शन दे दिया है उसमें कि समास, एक ऑप्शन दे दिया गया 2, एक दे दिया, दूसरा दे दिया गया ऑप्शन को आपको 4, और तीसरा दे दिया गया है 8, और चौथा दे दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा गलती कहां पे होती है? इनमें से कोई नहीं सभी लोग मार देते हैं, इनमें से कोई नहीं सभी लोग मार देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही पढ़े हैं कि समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार, 4 के ना होके 6 प्रकार के होते हैं, 4 ना होके 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आयोग एग्जाम कराता, कोई आयोग जैसे यूपी SSC का आयोग है, तो अगर ऑप्शन में या तो 4 देगा या तो 5, एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको 4 ऑप्शन में कहीं मिल जाए तो आपको 4 पे टिक लगाना है, ना कि इनमें से कोई नहीं। जब भी इनमें से कोई नहीं हम ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। जबकि सही क्या है? 4। तो अगर ऑप्शन में 6 है तो 4 देगा ही नहीं। अगर ऑप्शन में 6 है तो 4 देगा नहीं, फिर तो हम 6 आंख मूंद के लगा देंगे। ठीक है, फिर हम आंख मूंद के लगा देंगे। चलिए हम बात करते हैं कि समास 4 प्रकार के कैसे होते हैं और 6 प्रकार के कैसे होते हैं। समास 4 प्रकार कैसे होते हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष। दूसरा आपका होता है द्वंद्व, द्वंद्व। दूसरा आपका होता है द्वंद्व होता है। तीसरा आपका होता है अव्ययी भाव, तीसरा आपका होता है अव्ययी भाव। और चौथा जो आपका होता है वो होता है बहुब्रीहि। चौथा जो है आपका बहुब्रीहि। चौथा आपका कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि हो गया, मतलब 4 हो गए। पहला हो गया आपका तत्पुरुष, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं नीचे, है ना, समझने के लिए थोड़ा से। तत्पुरुष हो गया। दूसरा आपका हो गया द्वंद्व, द्वंद्व ये शुद्ध भाषा में है द्वंद्व। और तीसरा आपका हो गया अव्ययी भाव। कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। और जो चौथा है आपका वो है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। ये 4 प्रकार के आपके समास हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लेकिन एग्जाम में अगर मान लो अगर हम ज्यादातर यही पढ़ते हैं, सभी लोग यही पढ़ते हैं कि समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम अगर ऑप्शन में वहां पे दे दिया गया है नहीं 4 ही है, फिर आके एक ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सब लोग टिक लगा देते हैं, यानी कहते हैं कि हमारा सही है, हमारा सही है, हमारा सही है। लेकिन हमारा सही नहीं होता है। तो हमको अगर 6 ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हमको 4 पे टिक लगाना ही लगाना है। 4 पे क्यों लगाना है? क्योंकि जो समास 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे तो 4 ही है। बचा कौन कौन सा? आपका द्विक समास बचा है, द्विक समास और कर्मधारय। तो द्विक समास और कर्मधारय होते हैं, वो तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं। तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं, द्विग और कर्मधारय। इसी आधार पे वो पूछ लेता है, इसी आधार पे कहता है कि समास 4 प्रकार के होते हैं। आयोग का मानना होता है कि समास 4 प्रकार के होते हैं, जबकि द्विग और कर्मधारय तो ये तत्पुरुष समास का ही भाग है, तत्पुरुष समास का ही भाग है। इसलिए समास 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन याद रखिए ज्यादातर 6 ही पूछे जाते हैं, तो आप 6 ही में लगाएंगे। 6 अगर ऑप्शन में ना हो, आपको ऑप्शन में 4 हो, तब आप 4 में टिक लगा देना, ना कि इनमें से कोई नहीं, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, काफी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिर दर्द में कौन सा, सिर दर्द में कौन सा समास
है। सिर दर्द में कौन सा समास है? पहला है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष। दूसरा है आपका द्वंद्व, द्वंद्व। तीसरा है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। और चौथा है आपका कर्मधारय, चौथा है आपका कर्मधारय। आपको बता रहे हैं सिर दर्द में कौन सा समास होता है, सिर दर्द में कौन सा समास होता है। तो सिर दर्द में कौन सा समास होता है आपको बताना है। सिर दर्द में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिर दर्द में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिर में दर्द होता है, ना कि सिर पर दर्द होता है। सिर पर नहीं होता, सिर के ऊपर नहीं होता, सिर में दर्द होता है, यानी सिर के अंदर दर्द होता है, सिर में दर्द होता है यार। तो तत्पुरुष के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका एक फार्मूला होता है, में से के द्वारा का की के लिए पर। ये जो है इसके फार्मूले हैं, जहां पे में लगा हो, से लगा हो, में से के द्वारा का की को के लिए पर, अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए जैसे कहा गया सिर में दर्द, ठीक है, सिर में दर्द होता है, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही समास के जो प्रश्न हैं, तो समास के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो समास के प्रकार आपसे पूछ ले जाएंगे, या फिर ऐसे ही आपको उदाहरण देके पूछ लिया जाएगा। अगर जैसे कहा जाए कि चौराहा में, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास? हालांकि बहुत ही आसान प्रश्न है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न भी कभी कभी खतरनाक साबित होते हैं, इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं। चौराहा में कौन सा समास है आपको बताना है। चौराहा में कौन सा समास है आपको बताना है कि द्वंद्व समास, पहला ऑप्शन है द्वंद्व, ठीक है। दूसरा है आपका कर्मधारय, कर्मधारय। और तीसरा है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास होता है। बहुत ही आसान, सबसे आसान होता है ये समास को पहचानना, यानी चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, ये सबसे आसान होता है इसको पहचानना। तो चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, चौराहा में कौन सा समास होता है? दिमाग लगाइए आप, चौराहा में कौन सा समास होगा? चौराहा में इसमें से कौन सा समास होगा इन ऑप्शन में से? चौराहा, चौराहा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चौराहा, चौराहा जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास। चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह। चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह, जिसको बोलते हैं एक जगह से चार चौराहे निकले हों, चारों तरफ के लिए चार चौराहे जहां निकलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। तिराहा, जहां से तीन राह के लिए जो सड़क निकलती है या रास्ता निकलता है उसको बोलते हैं तिराहा। दो राह नहीं होता है, चौराहा तिराहा तक होता है, दो राह नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खटाई में पड़ना, अगला प्रश्न है आपका। खटाई में पड़ना का मुहावरा, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है, मुहावरे का
आशय है। खटाई में पढ़ने का क्या मतलब है, आपको बताना है। खटाई में पढ़ने का क्या मतलब है। आपके पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट होना। पहला ऑप्शन है बहुत कष्ट होना, पहला ऑप्शन है आपका बहुत कष्ट होना। और दूसरा ऑप्शन है आपका नुकसान होना। दूसरा ऑप्शन है आपका नुकसान होना। क्या है? नुकसान होना। और तीसरा जो है आपका वो है पछतावा होना, पछतावा होना। और चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा निर्णय ना होना, निर्णय ना होना, निर्णय ना होना। चौथा हो जाएगा आपका निर्णय ना होना। चलिए बताइए इनमें से चार में से कौन सा हो जाएगा। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। चार में से बताना है। खटाई में पड़ना, कहते ना कि यार ये काम किया लेकिन यह काम हुआ नहीं, ठीक, सही से हुआ नहीं ना, नुकसान है हुआ, तो मतलब नुकसान हुआ, सही से काम नहीं हुआ, मतलब पछतावा होना, ठीक। या फिर किसी चीज में भाग लेना और उसमें सफल ना होना, तो उसमें कहते हैं यार थोड़ी मेहनत करे होते तो ठीक है, बड़ा पछतावा हो रहा है ना, तो पछतावा होना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पछतावा होना। कहते हैं खटाई में पड़ना यानी पछतावा होना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खटाई में पड़ना यानी पछतावा होना। अगला है आपका, इसमें आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। इस मुहावरे का आपको बताना है अर्थ क्या होगा। आटे दाल का भाव होना, मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ होगा आटे दाल का भाव, आटे दाल का भाव मालूम, आटे दाल का भाव मालूम होना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या हो जाएगा। घर में राशन लाना, पहला ऑप्शन है घर में राशन लाना। दूसरा हो जाएगा आपका मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। और तीसरा हो जाएगा आपका कंगाल होना, तीसरा हो जाएगा आपका कंगाल होना। और चौथा आपका हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। चलिए आपको बताना है आटे दाल का, ये प्रश्न है आपका कि आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि आटे दाल का भाव मालूम होना। कहते ना कि भैया तो पढ़े रहना अब वो स्थिति में, नहीं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना, यानी कभी आपने कष्ट का अनुभव नहीं किया, इसलिए आपको आटे दाल का भाव मालूम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आपने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया, नहीं तो आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, बताना है आपको कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं। मुख्य भेद आपको बताने हैं। पहला है आपका 4, दूसरा है ऑप्शन 5, तीसरा है आपका
2 और चौथा है आपका 8। चौथा है आपका 8। अलंकार के यहां पर आपसे पूछा गया अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। अलंकार जो होता है उसके मुख्य भेद कितने होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि अलंकार कितने भेद हो जाएंगे। अलंकार के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए अलंकार तो हम पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिए तो अलंकार के भेद भी समझ में आ जाएंगे और अलंकार भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अलंकार के 2 भेद होते हैं। चलिए यही प्रश्न हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न काफी छोटे हैं लेकिन काफी अनिवार्य हैं। काफी छोटे हैं और काफी अनिवार्य हैं। जैसे आपसे कहा जाए प्रश्न में, माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में कौन सा समास है। समास है, माता पिता में आपको बताना है कौन सा समास है। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। कर्मधारय, कर्मधारय नंबर 2 है आपका तत्पुरुष, नंबर 2 है आपका तत्पुरुष, नंबर 3 है आपका द्वंद्व और नंबर 4 है द्विगु समास। बताना है आपको माता पिता में कौन सा समास होता है। माता पिता में कौन सा समास होता है, जल्दी बताइए। माता पिता में कौन सा समास होता है। तो माता पिता में हमेशा द्वंद्व समास होता है। माता पिता हो या भाई बहन हो, भाई बहन जो एक दूसरे के पूरक हो। द्वंद्व का मतलब होता है जो एक दूसरे के पूरक हो। क्या हो, एक दूसरे के पूरक हो, वो हमेशा द्वंद्व समास कहलाते हैं। वो हमेशा द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया, लाभ हानि हो गया, पाप पुण्य हो गया, देश विदेश हो गया, लोटा डोरी हो गया और धर्मा धर्म हो गया, अहोरात्र हो गया। ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्या है, आज के सेशन में सिर्फ प्रश्न और उत्तर होंगे। इसके बाद 2-3 सेशन ये आपके होंगे। इसके बाद जो भी चैप्टर बचे हुए वो आपके 10 दिन में पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे। कितने दिन में कर दिए जाएंगे, 10 दिन में क्लियर कर दिया। चलिए आपको बताना है अगले प्रश्न। ब्राह्मी, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। यानी जो ब्राह्मी हमारी है उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। पहला आपका है ऑप्शन खरोष्ठी, खरोष्ठी। दूसरा है आपका खरोष्ठी हो गया। दूसरा हो गया आपका जैसे कि गुरुमुखी, गुरुमुखी। दूसरा हो गया आपका गुरुमुखी। तीसरा है जो आपका वो हो गया देवनागरी, देवनागरी। और चौथा हो गया आपका कैथी। चौथा हो गया आपका कैथी। चौथा हो गया आपका कैथी। आपको यहाँ पे बताना है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। यानी ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, देवनागरी लिपि की। देवनागरी जो हमारी लिपि है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्राह्मी से हुई है। कहाँ से हुई है, ब्राह्मी से हुई है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया, कहाँ से हुई है, ब्राह्मी से हुई है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण, कौन सा उदाहरण आपको किसमें बताएं हम, कौन सा
नहीं, ये नहीं, दूसरा प्रश्न। प्रश्न है किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, आपको बताना है किस समास का दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है, पहला है जैसे आपसे कहा जाए कि कर्मधारय, कर्मधारय, दूसरा है आपको तत्पुरुष, तत्पुरुष, तीसरा है आपका द्वंद्व और चौथा है आपका द्विगु। तो आपको बताना है कि किस समास का जो दोनों पद है वो प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद भी प्रधान होता है। दोनों के बारे में आपको बताना है कि किस समास का पद प्रधान होता है। तो कौन सा हो जाएगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो एकमात्र समास कौन सा है, वो है द्वंद्व। क्यों? क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान इसलिए होते हैं कि दोनों पद इसके एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, जो उत्तर पद की प्रधानता है वही पूर्व पद की भी प्रधानता है, यानी दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ये पूछे भी जाते हैं इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसे जो है समास में पूछे जाते हैं। चलिए एक और है कि किस समास का पद गौड़ होता है, किस समास का पद जो होता है गौड़ होता है। तो आपको गौड़ किसका होता है ये याद रखना, बहुब्री समास का हमेशा पद जो होता है, जो बहुब्री आपका है, बहुब्री, उसका पद जो होता है वो गौड़ होता है। क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसका तीसरा पद है वो पर्यायवाची शब्द होता है, तीसरा जो शब्द होता है वो पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए बहुब्री समास जो होता है इसका पद जो होता है वो गौड़ होता है। क्या होता है? गौड़ होता है। इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए, दो चार प्रश्न पर्यायवाची पे कर लेते हैं कि कौन सा जंगल का पर्याय नहीं है। आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची जंगल का नहीं है, जिसमें आपको पहले ऑप्शन पे कहा जाए अतिसौरभ, अतिसौरभ, अतिसौरभ। दूसरा है आपको तत्ते, तत्ते। तीसरा है आपका दांव, और जो आपका चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा विपिन, विपिन। आपको बताना है कौन सा जंगल का पर्याय नहीं है, कौन सा जंगल का पर्याय नहीं है, यानी कौन सी जंगल की पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जंगल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, नहीं है, अतिसौरभ हो जाएगा। क्योंकि तत्त, विपिन और दांव, तत्त, विपिन, दांव, अटवी, कंतार, अरण्य, कानन, वन, ज्यादातर अरण्य भी देते हैं, अरण्य। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अरण्य हो गया आपका, कांतार हो गया, क्या हो गया? कांतार हो गया आपका। कांतार होने के बाद और कौन सा हो जाएगा आपका? अटवी हो जाएगा, अटवी हो जाएगा आपका, अटवी हो जाएगा। अटवी के बाद है आपका जैसे कानन और वन, कानन और वन। तो ये पर्यायवाची जो है आपके जंगल के हैं। जबकि अतिसौरभ जो है ये आपका आम का पर्यायवाची है। किसका? आम का पर्यायवाची है। अतिसौरभ रसाल, अतिसौरभ रसाल, सहकार, आम्र और अमृत फल, ये किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। जबकि तत्त, विपिन, दांव, कानन, वन, अरण्य, कांतार और अटवी ये किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची। चलिए
पर्यायवाची से तो 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। पर्यायवाची से तो आते ही आ जाते हैं। आपको बताना है वैजंती, किसका पर्याय है? किसका पर्याय मतलब पर्यायवाची है, पर्याय है। आपको बताना है जो वैजंती है वो किसका पर्याय है, यानी किसकी पर्यायवाची है। पहला है आपका झंडा, दूसरा आपका हो जाएगा परेवा हो जाएगा, और तीसरा हम ले लेते हैं हलाहल, और चौथा ले लेते हैं गजवसा, चौथा ले लेते हैं गजवसा। आपको इसमें से ये बताना है कौन वैजंती किसका पर्याय है। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो वैजंती है वो किसका पर्याय है। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। वैजंती काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं। वैजंती जो होता है वो झंडा का पर्यायवाची है। वैजंती किसकी पर्याय है? वैजंती जो है वो झंडा का है। और ये जो परेवा है ये हो जाएगा आपका कबूतर का। किसका? कबूतर का हो जाएगा। गजवसा जो है आपका केला का हो जाएगा, और हलाहल जो है आपका विष का हो जाएगा। यानी हलाहल कहते हैं हलाहल, और गजवसा यानी ये गजवसा को कुछ लोग जो है गजवसा, गज पढ़ने के बाद उसको हाथी भी टिक कर देते हैं। ऑप्शन में हाथी भी होता है, गजवसा में गजवसा की पर्यायवाची नहीं है या नहीं है पूछ लेते हैं। उसमें अगर है तो उसमें हाथी भी एक ऑप्शन हो जाता है, तो हाथी पे लगा देते हैं कुछ लोग। गजवसा गज को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब हाथी पे लगा देते हैं, जबकि गजवसा जो है केला का पर्यायवाची है। तो चलिए आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम फिर प्रश्न और उत्तर करेंगे, नहीं तो काफी वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग अपने ख्याल रखें, और साथ साथ में मेरा कैसे रखेंगे आप, क्योंकि आपको एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना है। एजुकेशन वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उसको लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आप एजुकेशन वर्ल्ड कैपिटल लेटर में एजुकेशन वर्ल्ड आप लोग वहां पे सर्च करके जुड़ जाएं, तो आपको जो है वहां पर काफी प्रश्न और उत्तर हल करने के लिए वहां पर काफी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, तो आप वहां पे जाके हल कर सकते हैं, और जो भी नोट्स होंगे आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।